हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी चैप्टर 5 है क्लास 9th का। और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आसपास हमारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं या फिर इंडिया के अंदर किस टाइप की वेजिटेशन है, किस टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बाकी इसके बाद से हम बात करेंगे जानवरों के बारे में भी कि क्या ऐसे टाइप के जानवर हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली किन एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो शुरुआत करें चैप्टर की। तो चैप्टर के अंदर अपने पास जो है एक अगर डेटा लेने की बात करें ना, एक बाहर से ही मतलब ऊपर ऊपर पता करने की बात करें तो यहाँ पर देखो एक बहुत तगड़ा वाला डेटा दे रखा है। आर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। समझ लो, मेगा बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसे देश या ऐसे पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टाइप के वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। तो दुनिया के टॉप 12 जो हैं उनमें से एक है। और लगभग 47,000 प्लांट स्पीसीज जो हैं इंडिया जो है, समझ लो 47,000 टाइप के पौधे इंडिया में पाए जाते हैं। और इसी के साथ ये दुनिया के 10वें स्थान पर आ जाता है। साथ साथ अगर बात करें एशिया के अंदर तो एशिया में 4th इसका प्लेस आता है प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। बाकी अगर बात की जाए 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें से, यानी ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स लगते हैं वो 15,000 के आसपास हैं। लगभग पूरी दुनिया का ये कितना बन रहा है, 6% बन रहा है। यानी पूरी दुनिया के 6% पौधे तो अकेले भारत में बैठ रहे हैं जो जिनमें फ्लावर्स लगते हैं। और बाकी बात की जाए तो इसके अलावा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। फॉरेन एल्गी करके है, फिर फंगी है। एल्गी और फंगी तो जनरली साइंस में हम लोग पढ़ते ही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली बात करें लगभग लगभग 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। सोच लो, हमें 90 नहीं पता होंगे, यहाँ 90,000 पाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये भी अभी कम है। इसके बाद मरीन और फिशेस, इनके भी बहुत सारी टाइप के पाए जाते हैं अपने यहाँ। बाकी बात करें, अपने पास एक और यहाँ पर चीज़ हाईलाइट करके दी हुई है। वो क्या है कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ कोई वनस्पति है, कोई जंगल है, तो वहाँ पर क्या है कि मान लो कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना हुई हो, कोई वहाँ डिस्टर्ब नहीं किया गया हो, एकदम अनछुआ हो उस पर्टिकुलर एरिया को। यहाँ दे रखा है देखो, नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed virgin vegetation. इसका मतलब ये हुआ ना कि एक पर्टिकुलर प्लेस का कोई भी समझ लो जंगल टाइप का ही हो, जहाँ पर बाहर से कोई इंटरवेंशन नहीं हुई हो, तो इस पर्टिकुलर एरिया के जो जंगल हैं, जो वेजिटेशन है, इसको हम लोग वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। बाकी अपने पास एक चीज़ और है जो हम लोग हमेशा साइंस में पढ़ते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा जो है प्लांट्स को डिनोट करता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र के और एक टाइम पीरियड के। साथ साथ फौना जो है, फौना एनिमल्स को रिफ़र करता है। तो इंडिया की बात करें तो अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है फ्लोरा एंड फौने। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से किसी एरिया के प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं उनमें बदलाव आ सकते हैं? तो वहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, सबसे पहला जो फीचर है वो है लैंड। ज़मीन के हिसाब से भी काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता ही है कि कुछ प्लेन एरिया है, कुछ माउंटेनियस, कुछ प्लेट्यूज एरिया। बाकी बात करें सॉइल, तो सॉइल के हिसाब से भी चेंजेस आ सकते हैं। इसका एग्जांपल लेके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि रेगिस्तान में हम लोग ज़्यादातर कांटेदार पौधे देखते हैं, तो वो वहाँ की सॉइल की वजह से है, ज़्यादा न्यूट्रिशन वहाँ मिलता नहीं है, तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। बाकी क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इंसानों को ही ले लो, अफ्रीका के अंदर जाओ तो काफ़ी ज़्यादा डार्क स्किन के पीपल मिलेंगे, और यूरोप के अंदर जाओ तो वाइट स्किन के पीपल मिलेंगे। तो क्लाइमेट का भी असर पड़ता है। ओवरऑल अगर हम एक चीज़ एक बात करें यहाँ पे, तो पूरे वर्ल्ड का जो डिवीज़न हुआ है ना वेजिटेशंस का, वो अलग अलग वेजिटेशन जोन बनाए गए हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन। तो ओवरऑल यहाँ पे हम बात करें ना, देखो ट्रॉपिकल में एवरेज सबसे ज़्यादा रह रहा है, सब ट्रॉपिकल में उससे थोड़ा कम, टेम्परेट में उससे थोड़ा कम, अल्पाइन उससे कम। तो हम बात करें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन कौन कौन से हैं, तो इसमें एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं एक मैप के थ्रू। तो ये हमारे पास एक ग्लोब का कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है, जहाँ पर एक हम चीज़ ध्यान ध्यान देने की कोशिश करेंगे ना कि ये वो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो इसके बीच का ये जो पर्टिकुलर एरिया हुआ ना, यही हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन यही होगा। दूसरी चीज़, तो ट्रॉपिकल रीजन अगर ये हो रहा है तो फिर इसके अलावा सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल जो होता है ये इसके आसपास का ये वाला एरिया होता है, लगभग यहाँ पर ये वाला। और थोड़ा सा इधर जाएं तो ये टेम्परेट वाला एरिया है। ठीक है, टेम्परेट सब ट्रॉपिकल के थोड़ा सा बाद ही पड़ रहा है इधर भी।
और लास्ट में जो अल्पाइन वाला हम लोग बोल रहे हैं ना, तो अल्पाइन जो पहाड़ियाँ होती हैं जनरली उनके किनारे वाले एरियाज़ को अल्पाइन बोलते हैं। साथ साथ ये जो पोल वाले जोन्स हैं इन एरियाज़ में भी अल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है इधर, वेजिटेशन तो लगभग होती ही नहीं है। तो ओवरऑल बात करें यहाँ पर हमें तीन चीज़ें देखनी है। एक तो ये वाला एरिया ट्रॉपिकल है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच वाला स्पेस। फिर ये वाला एरिया सब ट्रॉपिकल है, यानी यहाँ से इतना हम ले लें सब ट्रॉपिकल, इसको हम लोग बांट देते हैं बीच में से, ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। और बाकी ये तो पोलर एरिया है, तो ऊपर नॉर्थ पोल होता है सबको पता है, नीचे साउथ पोल है सबको पता है, इधर ईस्टर्न साइड है, इधर वेस्ट। बाकी ईस्ट और वेस्ट कैसे डिसाइड हुआ था, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो कभी उस पर बात करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक चीज़ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ हमें जो पता है वो क्या है कि अर्थ इस तरीके से बिल्कुल स्पेयर तो नहीं है। अर्थ का ये जो पोर्शन है, ये इक्वेटर वाला, ये थोड़ा सा ज़्यादा है मुकाबले इस वर्टिकल वाले के। इट मीन्स अर्थ, इधर सन होता है, इधर से लाइट पड़ती है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेटर वाले पोर्शन पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है और यहाँ हीट ज़्यादा जनरेट होती है, गर्मी इस पे ज़्यादा होती है। इसीलिए देखोगे कि अफ्रीका भी यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ ब्राज़ील वगैरह पड़ रहा है, इंडिया थोड़ा सा ऊपर पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बट एक चीज़ हमें पता चल गई ना कि ज़्यादा लाइट जो पड़ रही है वो इक्वेटर पे ही पड़ रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट एरिया भी यही होगा। अब जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, और वैसे यहाँ से नीचे की स्वयं साइड जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या है, गिरेगा, और पोल्स पे आके टेम्परेचर तो -70 तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहीं क्लियर कर दूँ, ज़्यादातर जो भी पेड़ पौधे होंगे वो इसी पर्टिकुलर एरिया में होंगे जो कि इक्वेटोरियल एरिया है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच वाला स्पेस है। क्योंकि यहाँ देखो सनलाइट भी ज़्यादा मिल रही है। अगर सनलाइट ज़्यादा मिल रही है तो पेड़ पौधों में एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनता है, तो वो तो पता ही है कि उनको खाना बनाने में आसानी होगी, फूड अपना बना पाएंगे। साथ साथ इन एरियाज़ के अंदर जो ज़मीन है उसके आसपास समंदर भी है, इवापोरेशन होती है तो ठीक ठाक बारिश भी हो जाती है। तो कह सकते हैं कि एक बढ़िया यहाँ पर माहौल मिल जा रहा है पेड़ों को फलने फूलने का। तो ज़्यादातर जो अपने फॉरेस्ट होंगे जो काफ़ी ज़्यादा घने डेंसली कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी, फॉरेस्ट की डेंसिटी जो होगी वो इसी एरिया में होगी। अगर बात करें अमेजन फॉरेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर एक ब्राज़ील पड़ रहा है, ब्राज़ील के आसपास अमेजन फॉरेस्ट पड़ रहा है, अमेजन रिवर भी यहीं पे पड़ती है। तो टेम्परेचर हमने देख लिया। बाकी फोटो पीरियड अभी हमने बात किया, सनलाइट जिस एरिया में ज़्यादा पड़ रही है, जिस एरिया में सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे। बाकी बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब सीधा सीधा मान के चलो रेनफॉल होता है। तो जिस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पर भी प्लांट्स अच्छे ही होंगे। इंडिया इस मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी है, हमारे यहाँ रेनफॉल ठीक ठाक हो जाता है। हमारे यहाँ दो टाइप के रेनफॉल आते हैं, वो क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो दो टाइप के, एक तो हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है वो क्या होता है, वो होता है साउथ वेस्ट मानसून, यानी जो इंडिया है वो एक इधर से जाता है रेनफॉल, और एक इधर से आता है नॉर्थ ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट कह रहे हैं ना, ओके। जून से सितंबर के में साउथ वेस्ट मानसून है, और बाकी नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का भी यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन का भी असर पड़ता है, लाइक रेनफॉल का। इसके बाद जो अपने काम की चीज़ है वो यहाँ पर नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा परसेंटेज एरिया परसेंटेज वाइज है। देखो जनरली एक बात कहें तो इंडिया के अंदर एक थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया के अंदर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट का है फॉरेस्ट के अंडर में, तो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा एरिया मतलब यहाँ नंबर एरिया का ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए कि कौन सा स्टेट के अंदर कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर हम देखेंगे मेघालय जो है, वहाँ पर फॉरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है, मतलब उस पर्टिकुलर मेघालय स्टेट का परसेंटेज ज़्यादा है। बाकी अगर साइज़ की बात की जाए तो साइज़ की बात की करने पे हम लोग मध्य प्रदेश को मान लेंगे कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करें, आगे फटाफट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है अपने पास टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कौन कौन सी है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, फिर माउंटेन है, फिर मैंग्रोव है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बात करें फटाफट, तो देखो इसमें हमें क्या क्या देखना है। पहला, ये वो फॉरेस्ट है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा, उसी एरिया में ये फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। दूसरी चीज़ कहाँ कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड निकोबार्स वाले, अंडमान एंड निकोबार वाला, उसके अलावा अपर पार्ट्स ऑफ आसाम, तमिलनाडु, और अपने पास और कुछ बच रहा है नहीं। दूसरी चीज़
200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल इसको चाहिए, यानी कि एक रेन गेज होता है, रेन गेज पता होगा, बारिश मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर रेनफॉल हो रही है तो उस एरिया में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे बेटर होते हैं। बाकी बात की जाए यहाँ के प्लांट्स की, तो प्लांट्स की हाइट यहाँ लिख रखा है 60 मीटर या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी सोच लो कि बहुत ज़्यादा हाइट हो सकती है वहाँ के प्लांट्स की। और इसमें खैर यही है। एक और चीज़ इसके बारे में ये है कि ये इसके जो लीव्स होते हैं लाइक पत्ते, तो पूरे 12 के 12 महीने यानी 365 डेज पत्ते वहाँ लगे रहते हैं। और एक चीज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो इतना ज़्यादा घने हैं कि ऊपर से सनलाइट नीचे, मान लो यहाँ अगर सन है तो यहाँ नीचे सनलाइट पहुँचने में बड़ा दिक्कत हो जाती है, लाइक ये ऊपर इतना ज़्यादा घना होता है। तो इस टाइप के एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इसके अलावा ये अपने पास मैप है, सारे फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो इस मैप को देख पाएंगे। पहले यहीं से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की अभी हमने बात की ना, तो देखो एवरग्रीन ये वेस्टर्न घाट है अपने, यहाँ पर पाए जा रहे हैं। थोड़ा सा तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पाया जा रहा है। बाकी बात की जाए तो ये उड़ीसा और बंगाल वाला एरिया है, और बाकी ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम वाला एरिया है। ऊपर अरुणाचल होता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ दूसरा फॉरेस्ट है। और बात की जाए डिसीडियस अभी पढ़ेंगे, तो डिसीडियस इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देख सकते हो। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो पूरा का पूरा है ये डिसीडियस फॉरेस्ट का ही है, ये पूरा का पूरा एरिया, यानी सेंट्रल पोर्शन पूरा डिसीडियस का है। ये थॉर्नी वाला होगा, राजस्थान वाला सबको ही पता है, क्योंकि यहाँ पर कांटेदार पौधे होंगे। यहाँ देख लो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो यहाँ पर है, थोड़ा सा सेंटर में भी है ये पर्टिकुलर एरिया, तेलंगाना वाला एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ अपने पास क्या है, वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस। डिसीडियस में हमें क्या क्या याद रखना है। पहला, सबसे ज़्यादा इंडिया में यही फॉरेस्ट पाया जाता है, वाइड स्प्रेड, मोस्टली वाइड स्प्रेड। दूसरा क्या है, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और तीसरा ये कि इनको जो रेनफॉल चाहिए वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए, यानी मीडियम रेंज की रेनफॉल चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ इसके बारे में कि इसके जो पेड़ होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। यानी ड्राई समर की बात करें ना, तो देखो एक अपने यहाँ पतझड़ का मौसम होता है, ऐसे ही मान लो उस टाइम पे क्या होता है, पत्तियाँ सारी झड़ जाती हैं, तो उसी को कहा जा रहा है कि लीव्स को शेड करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि 6 to 8 अगर वीक्स लेना तो वो लगभग 2 महीने का टाइम हो जाता है। तो 2 महीने के लिए इसकी पत्तियाँ गायब हो जाती हैं और नई पत्तियाँ आ जाती हैं। ये हर साल का रिपीटेटिव प्रोसेस है। बाकी बात की जाए तो इसको भी अलग बांटा गया है। वहाँ पर क्या है कि मॉइस्ट और ड्राई डिसीडियस, यानी दो हिस्सों में यहाँ पर भी बांट दिया गया है। अब इसमें भी क्या है कि एक जो होगा, एक इसमें अपने पास है जो मॉइस्ट डिसीडियस है, वहाँ पर 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होगी। और दूसरा एक और चीज़ है कि मोस्टली ये कौन से भाग में होगा, भारत के ईस्टर्न भाग में होगा, ईस्ट वाला भाग ये है इधर का। दूसरी चीज़, कौन से एरियाज़ हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ पर हिमालयाज़ के फुटहिल्स, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसको अगर मैप में देखें ना, तो ये है अपने पास ये पर्टिकुलर एरिया जो है इधर वाला। बाकी बात की जाए नेक्स्ट, तो मॉइस्ट हमने देख लिया। ड्राई वाले के बारे में क्या क्या दे रखा है, तो ड्राई से पहले एक चीज़ समझो, यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। तो अपने पास एक तो है टिक। टिक लंबी सी लकड़ी होती है, ठीक है। टिक का मैं पेड़ दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास टिक का पौधा काफ़ी लंबा होता है। दूसरा बात, इसके बाद दूसरी बात की जाए तो यहाँ साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन। अर्जुन का एक पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ जो है वो सागवान के पत्तियों की तरह थोड़ी थोड़ी होती हैं। बाकी शीशम की बात की जाए तो शीशम हमारे यहाँ गांव साइड में बड़ा कॉमन है, इसकी भी लकड़ी काफ़ी अच्छी होती है। सैंडलवुड की बात करें तो एक मूवी अभी आई ही थी रेड सैंडलवुड पे, पुष्पा, झुकेगा नहीं, राइट। पर पढ़ने के लिए तो झुकना पड़ेगा भाई, जब पढ़ लेंगे तब सिर उठा के चलेंगे शान से। तो इसके बाद एक और चीज़ है, ये जो यहाँ लिखा है ना मलबरी, इसको देखते ही अच्छे अच्छे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। वेट मैं दिखाता हूँ ये क्या होता है। तो भाई साहब ये होता है मलबरी, हाँ शहतूत, तूत बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है, पक जाता है। ये ब्लैक वाला पका हुआ है, ये रेड वाला खट्टा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी कच्चा है। तो इसको मलबरी बोलते हैं। इस पर सिल्कवर्म्स भी पाले जाते हैं इसके पत्तियों पे, वो इस पे ज़्यादा रह सकते हैं। तो ये अपना खट्टा मीठा शहतूत। तो ये वो पौधे हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं डिसीडियस वाले में। इसके बाद बात करें ड्राई डिसीडियस की, तो ड्राई डिसीडियस में थोड़ा सा क्या है, रेनफॉल घट जा रहा है। 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल यहाँ पे होता है। ज़्यादातर ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, तो पेनिनसुला प्लेट्यू या प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पर्टिकुलरली यूपी में भी इसी टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये वाले एरिया
इसमें पाया जाएगा। और पेनिनसुला की बात की जाए तो ये पेनिनसुला वाला एरिया है, इधर पाया जाएगा। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि यहाँ थॉर्नी। तो ये हो गया डिसिडियस के। एक चीज़ यहाँ पे बात की जाए लास्ट में, इधर है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। एक्चुअली ये थॉर्नी जो प्लांट्स होते हैं ना, यहाँ पर देखो सबसे कम रेनफॉल की ज़रूरत है 70 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर, मतलब समझो रेगिस्तानी एरिया ही है। और ज़्यादातर ये रेगिस्तानी एरिया में पाया भी जाता है। एरियाज़ की यहाँ पे बात की जाए तो कहाँ कहाँ लिखा रखा है देखो। गुजरात बंजर एरिया है आधा ही, राजस्थान में भी रेगिस्तान है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा सूखा रहता है, छत्तीसगढ़ में भी है, यूपी का भी कुछ हिस्सा पाया जा रहा है, हरियाणा। बाकी बात की जाए यहाँ पर ट्रीज़ की तो एकेसिया एक लंबा सा पेड़ होता है, वही साल की तरह ही होता है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, लाइक छतरी की तरह। पाम ट्री की बात करें तो पाम ट्री ताड़ का पेड़ सुना होगा, वही पाम ट्री है। यूफोरबियास एक पौधा है, इधर ही पाया जाता है। और कैक्टी, कैक्टी तो एक्चुअली कैक्टस ही है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ना वो पाए जाते हैं बिल्कुल थॉर्नी एरियाज़ में। और थॉर्नी एरियाज़ कौन सा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये राजस्थान वाला, ये है थॉर्नी एरियाज़ राजस्थान का। और बीच में थोड़ा सा ये एरिया जो हम देख रहे हैं ये कह सकते हैं तेलंगाना वाला एरिया है, महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा है, इधर भी पाया जा रहा है। और यूपी की हमने बात की तो देखो यूपी जो है इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो थोड़ा सा यूपी का भी पोर्शन इधर आ जाता है, इसीलिए उसने यूपी का नाम लिया हुआ है इधर। तो थॉर्नी अपने हो गए। ज़्यादातर बात करें यहाँ पाए जाने वाली जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें एक चीज़ हमको देखने को मिलता है, क्या है कि वो एरिया जो है वो एरिया है ड्राई। अब राजस्थान में कोई पौधा रहेगा तो उस पौधे से क्या होता है ना कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं तो पत्तियों से बहुत ज़्यादा पानी ड्रेन होता है। इसके वजह से क्या करते हैं वहाँ के पौधों ने अपने आप को अडेप्ट इस तरीके से कर लिया है कि उस पौधे में या तो पत्तियाँ होंगी ही नहीं, लीव्स एब्सेंट होंगी, या फिर उनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी होंगी जिनसे कि पानी उसमें से ड्रेन ना हो सके। और एक और चीज़ वहाँ पे कॉमन होगी, वो क्या है तो वो ये है कि उन पौधों के अंदर स्पाइक्स होंगे, कांटे होंगे। तो देखा होगा कैक्टस में भी कांटा होता है। इसके अलावा बबूल का एक पेड़ होता है, वो भी जो है कि रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, तो उसमें भी कांटे होते हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। बाकी इन एरियाज़ में बात की जाए एनिमल्स की तो यहाँ पर दे रखा है रैट, माइस, माइस छोटा होता है, रैट थोड़ा बड़ा होता है, रैबिट है, उसके बाद फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन। इसके अलावा वाइल्ड एस है, फिर हॉर्सेस, कैमल्स। कैमल तो सबको ही पता है कि राजस्थान में चलता है। तो बात की जाए लास्ट में माउंटेन फॉरेस्ट, मैंटोन के बाद अभी मैंग्रोव भी बच रहे हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट क्या है ना कि ये होते हैं पहाड़ियों क्षेत्र में। यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखा है, ये रहा अपना माउंटेन फॉरेस्ट। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है वो स्लोप के ऊपर होते हैं। और यहाँ की एक खास बात क्या है ना कि जो भी यहाँ के फॉरेस्ट होंगे वो इस टाइप के ट्रायंगुलर शेप के टाइप के होंगे। ये देख रहे हो सबका ऐसे ऊपर कोना टाइप का ही बन रहा है। और ये लंबे फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे ही पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा। इसके प्लांट जो हैं वो लंबे होते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें ना तो ये वो पर्टिकुलर प्लांट्स या फिर कह सकते हो वेजिटेशन है जो कहाँ पर होता है कि माउंटेनियस एरियाज़ में होता है ज़्यादातर। बात की जाए कितनी हाइट के ऊपर होगा तो हाइट लगभग 1000 से 2000 मीटर जो होती है उस बीच में इनका जो प्लांट होगा वो अलग टाइप का मिलता है। पेड़ इसका अलग, ट्रीज जो होते हैं अलग टाइप के मिलते हैं। क्या होता है कि फॉरेस्ट की जो, ये ऐसे मान लें तो जो ये बेस है ना यहाँ पर जो पौधे मिलेंगे इनकी पत्तियाँ होंगी बड़ी बड़ी। जैसे ऊपर जाओगे पत्तियाँ छोटी जाएंगी, और ऊपर जाओगे पत्तियाँ और छोटी हो जाएंगी, ऊपर जाते जाते पत्तियाँ एकदम छोटी हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि इंक्रीजिंग हाइट पे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। जैसे हाइट बढ़ाओगे ना टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो पत्तियों को खाना कैसे बना पाएंगी वो। तो ये ऑटोमेटिक होता रहता है। बाकी बात की जाए इसमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं तो यहाँ पे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिदार। ये जानते हो ये वो पौधे हैं ना जिनकी पत्तियाँ जो हैं वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, एकदम पतली पतली पत्तियाँ इनकी निकल के आती हैं। तो अपने पास देखा जाए कहीं फ़ोटो वोटो हमको मिल जाए। ये एक एग्ज़ाम्पल है देवदार का। इसके बाद से और अपने पास अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में अपने पास और भी पौधे हैं, ये भी देवदार का ही एग्ज़ाम्पल है। इस टाइप के पौधे होते हैं। बाकी ये भी उसी में का है। और ये बात करें तो ये तो ग्रासलैंड है, इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही हाइट इंक्रीज़ होते जाती है पहाड़ों के ऊपर तो एक चीज़ कॉमन होता है, ये नीचे तो पेड़ मिलेंगे, जैसे ऊपर जाते जाओगे उनका टेम्परेचर कम मिलता जाएगा, पत्तियाँ छोटी होंगी और प्लांट का साइज छोटा हो जाएगा। तो होता क्या है कि ऊपर जाने के बाद इस पर्टिकुलर ऊपर वाले पोर्शन में ना जब हाइट कितनी हो जाती है यहाँ पर दे रखा है 3600 मीटर के आसपास या उससे ऊपर, तो उन हाइट्स पे क्या मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं। और ग्रासलैंड्स वो एरिया हैं जहाँ पर बस केवल घासें होंगी, पेड़ नहीं उग पाएंगे, और ज़्यादातर उनको माहौल वैसा नहीं मिल पाता। तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा हाइट बढ़ने पे ग्रासलैंड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी हमने ग्रासलैंड देखा था।
इस टाइप के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, देख सकते हो। बस यहाँ घास ही घास है, पेड़ पौधे नहीं है। अगर नीचे जाएंगे तो नीचे थोड़े पेड़ मिलते हैं, तो ये हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। बाकी बात करें, इतनी हाइट पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। एक चीज़ क्या है कि एनिमल्स में देखा जाए तो क्या क्या है, स्पॉटेड डियर एक टाइप का हिरन है, वाइल्ड शिप, फिर इसके अलावा जैक रैबिट, रैबिट का ही कह सकते हैं एक खरगोश होता है, वो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैक रैबिट है। एक तिब्बतन एंटीलोप है, याक, स्नो लेपर्ड। तो तिब्बतन एंटीलोप दिखाना हो तो ये है अपने पास तिब्बतन एंटीलोप। एक टाइप का हिरन ही होता है और कुछ नहीं है। इसके अलावा और अपने पास क्या है, तो शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स है, बियर है, रेयर रेड पैंडा है। रेड पैंडा का कह सकते हो, तुमने आज तक पैंडा एक ही सुना होगा, वाइट और ब्लैक वाला। रेड पैंडा मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देख रहे हो, ये मासूम सा दिखने वाला प्राणी, यही रेड पैंडा है। हाँ, असम और अरुणाचल साइड में पाया जाता है रेड पैंडा, इंडिया के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। बाकी जो ब्लैक एंड वाइट पैंडा जो अक्सर मूवीज़ में देखा है या टीवी वगैरह पर देखा है, वो चाइना में ही पाया जाता है, तिब्बतन रीजन में। बाकी ये अपना स्नो लेपर्ड है, देख सकते हो। स्नो जो जहाँ स्नोवी एरियाज़ है, अपने यहाँ स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं लद्दाख वाले एरिया में, वहाँ पर उसको स्पॉट किया गया है। तो ये ज़्यादातर ठंडे एरिया में रहते हैं, लेपर्ड की ही एक प्रजाति है। इसके बाद बात की जाए, लास्ट में है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादातर जानते हो कौन से एरिया में पाए जाएंगे, डेल्टा वाले रीजन्स में पाए जाएंगे। ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पानी का आना जाना ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे देख सकते हो, ये पर्टिकुलर जो प्लेस है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, नीचे पानी है और जड़ें पानी के ऊपर भी हैं। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक कह सकते हो कि फीचर है कि ये डेल्टा वाले रीजन्स में होता है। अगर हमने ड्रेनेज चैप्टर ढंग से देखा हो तो यहाँ से जो नदियाँ बह के जाती हैं और इस पर्टिकुलर एरिया में डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा जो होता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो इसी एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी खास बात क्या है, एक तो ये है कि ये जो पानी होगा वो शैलो वाटर होगा, बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है। दूसरा ये कि इसके जो ये प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स जो हैं ऐसे मतलब बिखरे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबा सा एकदम ट्री नहीं उठ जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं था। बिखरे हुए प्लांट्स होंगे और इनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो ऊपर निकली हुई होंगी पानी के ऊपर। एक और चीज़ है, पानी शैलो है तो यहाँ पर रहने के लिए जो जानवर होंगे वो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, और इसके अलावा इन एरियाज़ में कहीं कहीं ज़मीन भी मिलती है। तो रॉयल बंगाल टाइगर भी इस एरिया में पाया जाता है। और जनरली ये मैंग्रोव पाए कहाँ जाते हैं, तो ये जो इंडिया का बांग्लादेश वाला एरिया है और बंगाल वाला एरिया है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव के बारे में और क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा टर्टल, टर्टल जानते ही हो, वो कछुए की तरह होता है लेकिन उसके पैर नहीं होते हैं, वो तैरते हैं सब। क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक। घड़ियाल भी क्रोकोडाइल टाइप का ही होता है, उसका थोड़ा सा जो माउथ है उसका शेप अलग होता है। और इसके अलावा और क्या है अपने पास, तो एक चीज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट के में और बताया गया है कि ये और कौन से एरियाज़ में होता है। तो डेल्टास तो यहाँ लिखा ही है, गंगा और महानदी के, और कृष्णा और गोदावरी और कावेरी के जी भी जो डेल्टा हैं, यानी कि अगर नीचे वाला पोर्शन देखा जाए तो यहाँ कौन सा, गोदावरी, यहाँ महानदी सबसे ऊपर बहती है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा। तो इनके भी डेल्टास जहाँ बनते हैं, इन पर्टिकुलर एरियाज़ में थोड़े से मैंग्रोव पाए जाते हैं। बाकी अपने पास और देखने को बात की जाए तो कुछ देखो, हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। एक तो यहाँ सर्पगंधा दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जामुन खाते ही हैं, पता है। इसका जो जूस होता है ना, वो विनेगर यानी सिरका उसका बनता है। गांव में हमारे यहाँ देखा होगा, जो बूढ़े लोग हैं वो अक्सर बना देते हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसका जूस निकाल करके और उसको एक बॉटल में डाल के और सनलाइट में रख देंगे, फिर वो फर्मेंटेशन से धीरे धीरे बनने लगता है। और भी है अर्जुन, अर्जुन एक टाइप का पेड़ है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है, इसकी जो लीव्स हैं वो एराक, ईयर एक का मतलब कान का जो दर्द होता है उससे दूर करने में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। बबूल की भी बात की जाए तो सुबर बबूल की तो दिन तुम्हारा, बबूल वाला टूथपेस्ट आता है, दांत के लिए सही है, मसूड़ों के लिए सही है। नीम की बात करें तो बहुत सारी इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक जो है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तुलसी पता ही है, हर जगह काम आ जाएगी, कफ और कोल्ड में। अभी तो कोरोना वायरस में तो हमने तुलसी के ही पत्ते पिए हैं। बाकी बात की जाए, ये कचनार, कचनार क्या है, तो इसको यूज़ किया जाता है अस्थमा और अल्सर। अल्सर जानते हो ना, वो थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह हो जाता है उसमें, और अस्थमा सांस की बीमारी होती है। इन सबको क्योर करने के लिए कचनार का जो प्लांट है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनका हम लोग मेडिसिनल पर्पज़ की तरह यूज़ करते हैं। बाकी बात की जाए वाइल्ड लाइफ की, जानवरों की, भाई प्लांट्स तो ख़त्म। तो वाइल्ड लाइफ में क्या है कि इंडिया के अंदर देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज़ हैं, और ये 2,000 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स भी हैं।
एनिमल 90,000 और 2,000 के आसपास बर्ड की स्पीसीज़। मैं जब स्पीसीज़ बोल रहा हूँ तो मैं उनके नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके टाइप्स बता रहा हूँ। 2,000 टाइप के बर्ड्स हैं, 90,000 टाइप के एनिमल्स हैं, और ये अभी कम पड़ रहा है तो ये ले लो भाई, 2,546 2546 टाइप के फिशेस भी अपने यहाँ पाए जाते हैं। तो समझ रहे हो कितना हो रहा है? पूरे के पूरे वर्ल्ड का 12% स्टॉक अकेले इंडिया रख रखा है। बाकी बात की जाए अपने यहाँ के कॉमन एनिमल्स की है तो यहाँ पर क्या है, एलिफेंट्स मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अपने यहाँ पता ही है। हमारे यहाँ एशियन एलिफेंट्स पाई जाती हैं, उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। बाकी अफ्रीकन एलिफेंट्स जो अफ्रीका साइड में पाए जाते हैं उनके हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अपने यहाँ का बहुत खास चीज़ एक है, वन हॉर्न राइनो। तो राइनो क्या होता है? राइनो बोले तो गेंडा स्वामी, देख लिया? गेंडे की तरह खा खा के गेंडा हो रखा है, देख नहीं रहो? कोई नहीं, प्रोटेक्टेड एनिमल है, ठीक है, छू भी नहीं सकते। और इस बेचारे को सोचो, इतना भारी भरकम शरीर है, इस छोटी सी नाक पे जो सींग है ना, इस सींग के लिए इस पूरे के पूरे एनिमल को मार दिया जाता है। इतना ज़्यादा समझ सकते हो कि इनकी लाइफ जो है मिजरेबल है। तो ये भी अपने यहाँ पाया जाता है असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वन हॉर्न राइनो के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बाकी इसके बाद बात की जाए तो असम में मैंने बता ही दिया, फिर वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा एरिड एरियाज जहाँ पर मतलब बारिश बहुत ज़्यादा ना पाई जाती हो, रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाया जाता है, और थार डिज़र्ट। ये यहाँ पर क्या है, वाइल्ड एस गधे की एक प्रजाति होती है। इसके अलावा कैमल सबको ही पता है। एक चीज़ जो नहीं पता है वो क्या है, इंडियन बाइसन। बाइसन एक्चुअली क्या होता है कि वो, ये रहा बाइसन, देख लो भाई, बाहुबली का वो याद आ रहा है सीन जहाँ भलाल देव लड़ता है इससे, वही है, वही है, एग्जैक्टली वही है। तो बाइसन, तो बहुत सारे ऐसे अपने पास एनिमल्स हैं। इसमें नीलगाय, नीलगाय हमारे यहाँ पाई जाती है। जनरली क्या होता है कि घोड़े की टाइप की ही एक एनिमल है। वो घोड़े के इतना ज़्यादा मस्कुलर तो नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, हल्की हल्की सींग भी होती है। एक चीज़ चौसिंघा जो होता है, ये हिरन है एक टाइप का, एंटीलोप। बात करें तो अभी देख लेते हैं कैसा होता है। ये रहा चौसिंघा, देख सकते हो उसके सिर पे 4 सींग हैं, इसीलिए इसको चौसिंघा बोला जाता है। सॉरी, वो थोड़ा पेन जो है मोटा हो गया था, तो अब मिल गया है फिर से। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स अपने पास इंडिया में बहुत सारे हैं। इंडिया का नेशनल बर्ड पिकॉक हम सबको पता ही है। बाकी बात करें डक्स, पीजेंट्स एक जो बर्ड होता है, काफ़ी खूबसूरत पक्षी है। मैं उसको दिखा देता हूँ, देख रहे हो, ये है पीसेंट्स। इसके अलावा एक और पक्षी जो होता है परिक्रीट करके, वो तोते की तरह होता है, उसको भी देख लेते हैं। ये परिक्रीट है, परिक्रीट, पता नहीं उल्टे सीधे नाम किसने ही रख दिए। तो बर्ड्स के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा नहीं है हमारे पास, वो लास्ट में हम लोग सीधा सीधा बात कर लेते हैं कंजर्वेशन की। तो देखो, एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं ना कि इंडिया बहुत ज़्यादा लकी है, हमारे पास ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनसे हम दूध निकाल सकते हैं, गाय भैंस। इसके अलावा ऊँट का भी दूध निकाला जाता है। एक साइड नॉलेज ये है कि ऊँट के दूध की दही नहीं जमती, वो 5 रुपये के जीके वाले बुक में पढ़ा था। खैर, और इसके अलावा हम लोग एज अ ट्रांसपोर्ट, देखो ऑक्स को भी ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ कर लेते हैं, फिर खच्चर को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की तरह। बाकी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे डॉग को रख लिया, वो प्रोटेक्शन के लिए, गार्ड के लिए। तो लास्ट में हमें बात करनी है बचाव की इनकी। तो क्या है कि टू प्रोटेक्ट, क्योंकि देखो जिस तरीके से इंसान डेवलप कर रहा है ना, इस डेवलपमेंट के चक्कर में हो क्या रहा है कि हम लोग जंगल पे जंगल साफ किए जा रहे हैं, लकड़ियाँ निकाले जा रहे हैं, उसके बाद जंगल जो है उसको ख़त्म कर किए जा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जनरेट होती है, ऑक्सीजन का नुकसान अपना हो ही रहा है, और जो उसमें स्पीसीज थे, जो एनिमल्स थे, उनका घर नुकसान हो रहा है। तो देखोगे कभी कभी शेर, टाइगर वगैरह जो होते हैं, ये गांव में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है, गलती हमारी है। इसके लिए क्या किया गया, क्योंकि कुछ सरकार की तरफ से भी कदम उठाया गया। और इसी में क्या है कि देखो, ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना गूगल पे देख के, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है। बायोस्फीयर रिजर्व कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है, बाहर के लोगों को उसमें जाने अलाउड नहीं होता है सरकार के द्वारा। अलग अलग प्लेसेस पे यहाँ पे दे रखा है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगी, हमने उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्टेड कर दिया, कहा कि बाहर से कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता, यहाँ के जानवरों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब करने का नहीं।
नेक्स्ट चीज़ बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर में सीधा सीधा जो टाइगर्स थी उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा घट रही थी, तो उस संख्या को बढ़ाने के लिए स्पेशली टाइगर के ऊपर फोकस किया गया था। प्रोजेक्ट राइनो भी सेम इसी टाइप का है। अब टाइगर्स की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है। और बात की जाए इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बस्टर्ड जो है वो एक कह सकते हैं कि बर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा था। एक्सटिंक्ट क्या होता है एक्चुअली, जो जानवर बिल्कुल इस दुनिया से ख़त्म ही हो चुके हैं उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे जानवर एक्सटिंक्ट हो गया। तो इन सभी के लिए प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे जो है नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर दिया, घेर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया कि बाहरी लोग वहाँ इंटरफेयर ना करें। बावजूद इसके अभी भी देखा जा रहा है कि हंटिंग, पोचिंग, जो उसका शिकार किया जाता है, जैसे राइनो को मार दिया गया है उसके सींग के लिए, हाथी को उसको दांत के लिए मार दिया गया, शेर वगैरह को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो ये हंटिंग और पोचिंग जो इसकी तस्करी होती है ना, इसके वजह से बहुत सारे जानवर हैं जो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो हमें ज़रूरत है एक साथ हाथ मिला करके इस चीज़ को रोकने की, ताकि, क्योंकि पता है ना एक फूड चेन चलता है, अगर उसमें कुछ भी इम्बैलेंस हो गया तो पूरी की पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल एक तो ये जानवर हैं, बेज़ुबान हैं, इनको भी जीने का कह सकते हो कि अधिकार है ही, तो हमें इनको बचाना भी चाहिए। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ये भी अपने पर्टिकुलर जो इनका हैबिटेट है, जो जंगल है, वो उसमें आराम से रह सके, तो उसको हमें बचा के रखना पड़ेगा, जंगल को भी और एनिमल्स को भी। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर। थोड़ा सा लंबा हो गया है बट मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें कवर अप कर लूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।